गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने इससे के पहले वाले वीडियो में एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंतर्गत अध्ययन किया कि किसी भी एक उद्यमी की निर्यात व्यापार संवर्धन में विभिन्न निर्णय क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके अंतर्गत अपन ने विभिन्न क्षेत्रों में जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने संबंधी निर्णय, बाजार चयन संबंधी निर्णय, निर्यात हेतु बाजार में प्रवेश विधि संबंधी निर्णय, उत्पाद या उत्पाद मिश्रण संबंधी निर्णय आदि के बारे में अध्ययन किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज अपन अध्ययन करेंगे इसके नेक्स्ट जो क्षेत्र है निर्णय का, वो मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय। किसी भी उद्यमी के द्वारा निर्यात व्यापार संवर्धन के अंतर्गत निर्णय लेने के लिए मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय भी उद्यमियों के द्वारा लिए जाते हैं और इस निर्यात संवर्धन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। निर्यात व्यापार संवर्धन हेतु मूल्य निर्धारण को वे सभी घटक तो प्रभावित करते ही हैं जो स्थानीय मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं, किंतु साथ ही कुछ अन्य घटक भी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को निर्धारित करते समय निम्नांकित घटकों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे माल की समस्त लागतें जिनमें कच्चा माल, उत्पादन प्रक्रिया की लागतें, श्रम, ऊर्जा, अन्य स्थायी एवं अस्थायी लागतें, विक्रय लागतें आदि। इसी प्रकार विदेशी बाजार विशेष से संबंधित विशेष व्यय एवं लागतें, विदेशी मुद्रा अर्जन से प्राप्त होने वाले लाभ या हानियाँ, माल की मांग की स्थिति, माल मांग लोचदार हैं या बेलोचदार हैं उसको देखा जाता है। विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या है, क्रेता के उत्पाद के प्रति विशेष रुचि या क्रेता का व्यवहार, मुद्रास्फीति की स्थिति एवं दर, विदेशी सरकार की नीतियाँ, देशी एवं विदेशी कर संरचना, उद्यमी की नीतियाँ, संस्था का उत्पाद मिश्रण, उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था, मूल्य निर्धारण के विशिष्ट उद्देश्य, मध्यस्थों की नीतियाँ एवं व्यवहार, संस्था के संवर्धनात्मक प्रयास, उत्पादों की प्रकृति अथवा यानी कि टिकाऊ, नाशवान, वैकल्पिक, आवश्यकता या विलासिता आदि की कौन सी प्रकृति की वस्तुएं हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। उत्पाद की किस्म एवं विश्वसनीयता, उत्पाद के मूल्य एवं किस्म की विश्वसनीयता संबंधी पूर्वाग्रह, उत्पाद ब्रांड के प्रति भक्ति, साख एवं विक्रय उपरांत सेवाएं। तो ये विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स हैं जिनको मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय लेते समय ध्यान में रखे जाते हैं या इनको ये प्रभावित करते हैं। निर्यात व्यापार संवर्धन हेतु मूल्य निर्धारण के लिए भी उन्हीं विधियों में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है जो स्थानीय बाजारों के लिए मूल्य निर्धारण करने हेतु उपयोग की जाते हैं, जैसे लागत वर्धन विधि, सीमांत लागत विधि, क्षमता अनुसार मूल्य विधि, बाजार भेदन विधि, टेंडर विधि, ब्रेक इवन पॉइंट विधि आदि में से किसी भी विधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार निर्यात व्यापार संवर्धन हेतु मूल्य निर्धारण के लिए उन्हीं नीतियों एवं व्यूह रचनाओं में से किन्हीं का भी उपयोग किया जा सकता है जिनका स्थानीय बाजारों के लिए प्रयोग किया जाता है। बाजार भेदन नीति, मलाई उतार नीति, एक समान मूल्य नीति, एकल मूल्य नीति, उत्पाद श्रृंखला मूल्य नीति, विभेदात्मक मूल्य नीति, लीडर मूल्य नीति आदि कई मूल्य नीतियां हैं। उनमें से सुविधा अनुसार किसी भी नीति एवं व्यूह रचना को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो निर्णय वो है वितरण या मध्यस्थ संबंधी निर्णय, डिसीजंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मिडिलमैन। उद्यमी को निर्यात व्यापार हेतु वितरण व्यवस्था या मध्यस्थों की नियुक्ति संबंधी निर्णय करने पड़ते हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य सही स्थान एवं सही समय पर उत्पादों को उपलब्ध करना होता है। वितरण कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए सामान्यतः सभी उद्यमी अपने मुख्यालय पर एक निर्यात विभाग की स्थापना अवश्य करते हैं
और इस विभाग की देखरेख में विदेशी बाजारों में माल के वितरण की व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक देश के बाजार में प्रवेश करने की अनेक विधियां अपनाई जा सकती हैं और इन सभी विधियों में से कोई भी एक विधि को अपनाकर उद्यमी बाजार में प्रवेश करने संबंधी निर्णय लेते हैं। सभी विदेशी बाजारों में वितरण व्यवस्था एक समान अपनाई नहीं जा सकती हैं। इन देशों के कानूनों एवं नियमों के अनुसार ही उद्यमी को उन देशों में वितरण व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सामान्यतः विदेशी बाजारों में माल के वितरण हेतु निम्नांकित वैकल्पिक वितरण व्यवस्थाओं में किसी एक या अधिक को अपनाया जा सकता है। जैसे विदेशी बाजार में किसी आयात गृह को एकाकी व्यापारी नियुक्त करना, विदेश में कई थोक व्यापारियों या डीलरों की नियुक्ति करना, अपने ही देश में निर्यात गृहों के माध्यम से विदेशों में माल का वितरण करना, विदेशों में अपनी शाखाएं खोलना, विदेशों में अपनी सहायक कंपनियां खोलना एवं उनके माध्यम से माल का वितरण करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौते के अधीन उनके साथ वितरण करना, विदेशों में स्थित वृहद स्तरीय फुटकर व्यापार गृहों यथा विभागीय भंडारों, श्रृंखला भंडारों, विशेषाधिकार भंडारों के माध्यम से वितरण करना, विदेशों में संस्थागत क्रेताओं जैसे शैक्षिक संस्थाओं, अस्पतालों, सैनिक संगठनों, होटलों, परिवहन संगठन, सरकारी विभागों के माध्यम से वितरण करना, विदेशों में फुटकर व्यापारियों के सहकारी संघों के माध्यम से वितरण करना, विदेशी बाजार में स्थित सरकारी आयात संगठनों के माध्यम से वितरण करना। ये सभी वैकल्पिक वितरण माध्यम सभी देशों के समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इनमें से जो भी माध्यम उपलब्ध हो उनमें से कुछ एक का चयन किया जा सकता है। वितरण माध्यम का चयन करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो निर्णय हैं वितरण या मध्यस्थ संबंधी, ये इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डिसीजन है वो है संवर्धनात्मक निर्णय, प्रमोशनल डिसीजंस। निर्यात व्यापार में संवर्धनात्मक मिश्रण संबंधी निर्णय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई उद्यमी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी स्थानीय संवर्धन मिश्रण को अपनाने का निर्णय कर लेते हैं, किंतु व्यवहार में सदैव ऐसा करना संभव नहीं होता है। इसका कारण यह है कि सभी देशों की भाषा, संस्कृति, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, नियम एवं कानून एक समान नहीं होते हैं। निर्यात व्यापार हेतु संवर्धन मिश्रण में भी निम्नांकित घटक साधन सम्मिलित होते हैं, जैसे विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क आदि। किंतु विदेशी बाजार की परिस्थितियां इन साधनों के स्वरूप एवं मात्रा को प्रभावित करती हैं। इन सभी के संबंध में कुछ बातों की विवेचना हम कर सकते हैं, जैसे विज्ञापन। सभी देशों में विज्ञापन का समान महत्व एवं प्रचलन है और विज्ञापन के माध्यम सभी देशों में प्राय एक समान ही पाए जाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करते समय कुछ बातों का होना जरूरी होता है। जैसे सबसे पहले संबंधित विदेशी बाजार को समझ लेना चाहिए। उस देश के बाजार का आकार, ग्राहकों की संख्या, ग्राहकों की आय, आयु, लिंग, क्रय आदतें एवं वरीयताएं, बाजार में प्रतिस्पर्धी उत्पाद एवं उनके विज्ञापन का स्वरूप एवं स्तर। बाजार संबंधी सभी बातों की प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत जानकारी प्राप्ति के लिए विपणनकर्ता को यथासंभव विदेशी बाजार में भ्रमण करना चाहिए। विदेशी बाजार में स्वयं प्रत्यक्ष विज्ञापन करने की अपेक्षा कम से कम प्रारंभ में किसी विज्ञापन एजेंसी की सेवा प्राप्त करनी चाहिए। उद्यमी को विज्ञापन में सम्मिलित की जाने वाली बातों, विज्ञापन संदेश को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेना चाहिए। विज्ञापन के समय को विदेशी बाजार की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। विज्ञापन के माध्यम को बहुत ही सावधानी से निर्धारित करने हेतु उस माध्यम के भौगोलिक विस्तार, दर्शक, पाठक, श्रोता, सृजनात्मकता, उसका जनता में विश्वास, भाषा आदि को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। इन सभी निर्णयों में अपने विज्ञापन बजट की सीमा को भी सदैव ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार से विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन। निर्यात व्यापार में विक्रय संवर्धन साधनों का महत्व कम नहीं है।
नमूने, प्रीमियम, डिस्काउंट कूपन, प्रतियोगिताएं, छूटें, क्रियात्मक प्रदर्शन आदि उपभोक्ता संवर्धन के माध्यम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनाए जाते हैं। और व्यापारियों मध्यस्थियों के लिए भी प्रीमियम कूपन, सूचीपत्र, तकनीकी प्रशिक्षण, विक्रयकर्ता ट्रेनिंग, अल्पकालीन परिमाणात्मक छूटें, भेंट, सजावट सुविधाएं, विज्ञापन आदि की व्यवस्था करने की प्रथा है। तो इसके अतिरिक्त निर्यात व्यापार संवर्धन की दृष्टि से एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर्स का भी विशेष महत्व होता है। तो कई जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये ऐसी प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ एकाकी और सामूहिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। किसी एक ही उद्यमी के उत्पादों की प्रदर्शनी को एकल प्रदर्शनी यानी सोल एग्जीबिशन कहते हैं। विभिन्न उद्यमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी को सामूहिक प्रदर्शनी कहते हैं। तो इसी प्रकार प्रदर्शनियाँ विशिष्ट तथा सामान्य दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। विशिष्ट प्रदर्शनियाँ विशिष्ट उपयोग के उत्पादों या विशिष्ट उद्देश्य के उत्पादों से सरोकार रखते हैं। इन सभी प्रदर्शनियों का उद्देश्य ग्राहकों, व्यवसायियों की विभिन्न उत्पादों के प्रति रुचि उत्पन्न कर उनके लिए मांग उत्पन्न करना होता है। थर्ड है व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग। व्यक्तिगत विक्रय भी सभी देशों में अपनाया जाता है। इससे प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत संपर्क द्वारा ग्राहकों को माल का विक्रय किया जाता है और फलतः ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, अपेक्षाओं आदि को समझने का अधिक अवसर मिलता है। विदेशी बाजारों के लिए विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों में निम्नांकित विशिष्ट गुण होने चाहिए, जैसे देश की निर्यात नीति की जानकारी होनी चाहिए, उसे आयात करने वाले देश की आयात नीति की जानकारी भी होनी चाहिए, आयात निर्यात नियमों और शुल्क की जानकारी होनी चाहिए, उसे आयात करने वाले देश के व्यापार माध्यमों की जानकारी भी होनी चाहिए, उसे आयात करने वाले देश के बाजार में अपनी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति की जानकारी भी होनी चाहिए। इसी प्रकार उस देश की राजनीतिक अर्थात आर्थिक स्थिति की भी उसे जानकारी होनी चाहिए, तभी वो व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत वृद्धि कर सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के निर्णय इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। इसी प्रकार प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क की भी जानकारी होनी चाहिए, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। निर्यात व्यापार के लिए प्रचार प्रसार और जनसंपर्क भी अनिवार्य है, ताकि विदेशी बाजार की जनता एवं विशेषकर जो विदेशी ग्राहकों के मन में उद्यमी उसके प्रोडक्ट, ब्रांड की अच्छी छवि का निर्माण कर सके। तो इसके लिए संचार माध्यमों, गैर संगठन जनहितकारी कार्यों से उद्यमी का निरंतर संपर्क बना रहना अनिवार्य है। तो ये विभिन्न प्रकार के निर्णय इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। इसके बाद बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन अध्ययन करेंगे निर्यात व्यापार संगठन संबंधी निर्णय, और इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के निर्णय एक उद्यमी को इसके लिए लेना होता है।